मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर में। आप सभी को बहुत इंतजार करना पड़ा इस लेक्चर नंबर 5 के लिए। जैसे कि हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसका नाम है आज संतुलित रासायनिक समीकरण, और ये जो है वो हमारा आज लेक्चर नंबर 5 है। तो आप सभी को बहुत इंतजार करना पड़ा इसके लिए, तो आपसे तहे दिल से पहले मैं माफी मांगना चाहूँगा कि मैं थोड़े दिन तक जो है वो वीडियो जो है वो नहीं बना पाया, लेकिन अब आपको जो है वो कंटिन्यू वीडियो देखने को हमारी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हमारा जो लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 जितने भी थे वो आप लोगों ने देखे और हमें बहुत सारा जो है वो अपना प्यार दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है वो हमारे इस लेक्चर नंबर 5 और जितने भी आने वाले सीरीज हैं उन सभी को भी आप उतना ही प्यार और उतने ही तहे दिल से जो है वो देखेंगे, और देखेंगे तो सीखेंगे और सीखेंगे तो सिखाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लेक्चर नंबर 5 पर बात कर रहे हैं। हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीख लिया था, कैसे रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, हम कोई भी रासायनिक समीकरण उसको कैसे लिखते हैं ये हम लिखना सीख रहे थे। अब बात करते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण की। किसकी? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? भाई आप लोगों ने आज से पहले भी पढ़ा होगा संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो हम जो यहाँ हमने आपको पहले बताया था कि हम जो यहाँ कराने वाले हैं, जो भी हम कराएंगे वो आपको समझ में आएगा, जो भी हम कराएंगे वो आपको समझ में आएगा, और वही कराएंगे जो आपकी समझ में आता है। सिर्फ और सिर्फ वही कराया जाएगा आपको यहाँ जो आपकी समझ में आता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण पर बात करेंगे हम। किस पर? संतुलित रासायनिक समीकरण पर आज बात करने वाले। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इसी पर है, लेक्चर नंबर 5 है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में पहले हम बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो हम बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो एक ऐसा रासायनिक समीकरण मेरा जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, क्या? अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, उसे रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभिकारक और उत्पाद क्या है। जब तक उत्पाद और अभिकारक नहीं पता चलेगा तब तक हम परमाणुओं की बात कैसे करेंगे भाई। तो इधर देखिए, यहाँ अभिकारक ये लिखा हुआ है, इधर सी है अभिकारक, और ये क्या है मेरा उत्पाद, ये लिखा हुआ है अभिकारक और ये उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है? तो बहुत सारी किताबों में आपको बहुत सारी डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हम वही कराएंगे जो इजी है और जिसे आप समझ सकते हैं, सिर्फ वही हम कराएंगे यहाँ पे। तो अभिकारक होता क्या है? अभिकारक बेसिकली यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि अभिकारक क्या होता है। एक एग्जांपल लेंगे हम, उससे हम आपको सिखाएंगे कि अभिकारक क्या होता है। डेफिनेशन आप बाद में देखिएगा, पहले एग्जांपल लेके पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी दोनों की। एग्जांपल देखिए, और एक ही एग्जांपल की अभी तक हमने सिर्फ बात की है, सिर्फ एक एग्जांपल H2 + O2 = H2O। H2 + O2 = H2O होता है, मेरा यही होता है, और यही पढ़ा है हमने आज तक। तो अब अभिकारक और उत्पाद क्या है? अभिकारक और उत्पाद की हम बात करें, अभिकारक क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहता हूं मैं? अभिकारक। क्या बोलता हूं? अभिकारक। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। अभिकारक यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों। पार्टिसिपेट का क्या मतलब है? H2 + O2 ये क्या है? ये मेरी एक केमिकल रिएक्शन है। आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन है भाई, बिल्कुल है। अब क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी भाग ले रहे हैं, तो इनको क्या बोल दिया मैंने? अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने के बाद प्राप्त होता है, मान लो मेरी रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण हो गई, तो मुझे जो पदार्थ मिला, क्या? मुझे जो पदार्थ मिला उसको क्या कहूंगा मैं? उसको बोलते हैं उत्पाद। उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो अभिकारक क्या हुआ? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और भाग कौन ले रहा है? H2 + O2, दोनों ही भाग ले रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? अभिकारक कहलाएंगे। और रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है एरो के उधर क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ मुझे पता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया मेरी ये दोनों आपस में मिले और यहाँ संपूर्ण हो गई। संपूर्ण होने के बाद, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है
उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पाद। उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। तो सिंपली आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखिए H2 और O2 को मैंने मिलाया तो मुझे मिला H2O। क्या मिला, H2O यानी जल। इसको जल बोला जाता है, आप सभी इससे जो है वो वाकिफ होंगे, इसको जल बोला जाता है। तो उत्पाद, मुझे क्या उत्पाद क्या है मेरा, उत्पाद भाई ये जल है। क्या है, जल। बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। अब एक एग्जांपल लीजिए, आप सभी ने सब्जी तो खाई होगी बेसिकली, भाई सब्जी है खाई होगी, बनाई भी होगी कुछ लोगों ने, तो ऐसा भी है कि बनाई भी होगी, बनाते हैं सब घर पे, बहुत लोग होते हैं बनाते हैं। तो अब आप सब्जी है, मान लीजिए आपको आलू की सब्जी बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या किस किस की जरूरत पड़ेगी, भाई मैंने कहा तेल है, मसाले हैं, स्पाइसेस है, आलू है। बिना आलू के तो बनेगी नहीं। आलू, स्पाइसेस, बहुत सारी चीजें आप डालते हो और डालने के बाद गैस पे रखते हो। गैस पे रखने के बाद आपको क्या मिलेगी, गैस पे रखने के बाद आपको मिलती है आलू की सब्जी। क्या मिलती है, आलू की सब्जी। इधर देखिएगा क्या मिलती है, आलू की सब्जी। सबसे लास्ट में मिलती है नहीं, ये बताइए मुझे, सबसे लास्ट में मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऑब्वियसली मिलेगी सबसे लास्ट में। ऐसे ही तो हम खाते हैं आलू की सब्जी को, अब कच्चे आलू थोड़ी ना खा लेंगे। तो उससे पहले आपको क्या होता है, आप आलू जो है, आलू है मेरे, ठीक है, आलू प्लस मसाले और जितनी भी चीज है उनको मैं क्या करता हूँ, मिलाता हूँ, रखता हूँ, टेम्परेचर देता हूँ। तो ये क्या हो गई, मेरी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो इसमें जो भाग ले रहे हैं, कौन, जो भाग ले रहे हैं, भैया भाग कौन ले रहे हैं ये बताओ मुझे। आलू है, मसाले हैं, तेल है, जितनी भी चीजें ये क्या कर रही हैं, सभी पार्टिसिपेट कर रही है। नहीं पार्टिसिपेट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो इनको ही क्या बोल दिया मैंने, इनको ही बोल दिया अभिकारक। अभिकारक, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। ये क्या हो गए, अभिकारक। और भैया मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होने के बाद गैस आपने बंद कर दी। गैस क्या किया, गैस बंद कर दी, तो क्या मिला, आलू की सब्जी मिल गई। भैया तैयार हो गई, उसको आप खा लेंगे, आलू की सब्जी मिला। क्या, आलू की सब्जी। और यही क्या कहलाती है, उत्पाद कहलाती है मेरे दोस्तों। क्या कहलाती है, उत्पाद कहलाती है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी सा एग्जांपल था। अब दोबारा हम अब अपनी डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। अभिकारक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, ये भाग ले रहे हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ अभिकारक क्या है, H2 प्लस O2। और यहाँ पे अभिकारक क्या है, आलू प्लस मसाले। ये क्या है मेरे अभिकारक हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है मेरे अभिकारक हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इससे बहुत ही इजी सा एग्जांपल था। अब मैं बात करूं ऊपर वाले एग्जांपल में कि मेरा उत्पाद क्या है। क्या मैं बात करूं उत्पाद की, तो उत्पाद क्या है मेरा, H2O मेरा क्या है, उत्पाद है। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। उत्पाद और अभिकारक बहुत ही अच्छी तरीके से, और आप नहीं भूलेंगे। तो एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, भाग ले रहे हैं भाई, भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या होता है, उत्पाद में थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, समझ तो हम चुके हैं, आप अपने आप ही लिख सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होने के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है, रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होने के बाद, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण हो गई और मुझे जो पदार्थ मिला, उसको क्या कहूंगा मैं, उत्पाद कहता हूँ। जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गए होंगे बिल्कुल क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और बात, अगर आपको 90% चाहिए तो हमारे साथ आप जो है वो जुड़े रहें। हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो मैं जो है वो गारंटी देता हूँ आपको कि आपकी 90% कहीं नहीं, इस बोर्ड एग्जाम्स में 90% कहीं नहीं। अब देखिए बात कर लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण पर बात कर लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें, हमने बताया था, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, आप समझ चुके हैं, अभिकारक के परमाणु। परमाणु क्या होता है, कोई भी मेरा तत्व है, कोई भी मेरा तत्व होता है, उसके परमाणु होते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। उत्पाद आप समझ चुके हैं, अभिकारक आप समझ चुके हैं। तो क्या होगा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होता है, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक
देखिए डेफिनेशन, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, ये सिर्फ उत्पाद और अभिकारक समझने के लिए था। अब इधर देखिए H2 + O2, ये दोनों ही क्या है मेरे अभिकारक हैं, दोनों ही क्या हैं अभिकारक हैं। और ये क्या है उत्पाद है, अभी पढ़ के आए ये उत्पाद है। तो मैंने कहा अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2। तो क्या कहा हमने अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। उत्पाद के परमाणुओं की अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यानी यहाँ जो मेरी परमाणु संख्या है वही उधर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इधर मेरे H के कितने परमाणु हैं 2, अभिकारक में तो 2 हैं, और मैं अगर उत्पाद में जाता हूँ तो उत्पाद में कितना है भैया, उत्पाद में भी 2 है, इसका मतलब ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब भैया आगे तो देख लो, हमने कहा था अभिकारक में जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी की बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं 2, कितने हैं 2, लेकिन जरा उत्पाद पर नजर डालना भैया, उत्पाद पर देखो, उत्पाद में तो यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बराबर नहीं है, एक है तो बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। करते कैसे हैं, बराबर करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, ये हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे क्यों कर दिया, अगले वाले पढ़ेंगे कि क्यों कर दिया, ठीक है, क्यों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो H के कितने हैं 2 2 जा 4, H के कितने परमाणु हैं अभिकारक में 4, अभिकारक में 4, उत्पाद में देखो भाई 2 दूनी 4, 4। ऑक्सीजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के 2 हैं, अभिकारक में देखो, अभी तो उत्पाद में हमने अभिकारक में देखा तो 2 आ रहे हैं, पिछली बार जब उत्पाद में देखा था तो 1 था, अब देखो 2 बन जा 2, 2 है यानी बराबर है। अब क्या कहेंगे आप इसको, अब मैं कहूंगा इसको संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि क्या है यहाँ अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, तो वही तो मेरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इससे इजी कंसेप्ट, इससे इजी कंसेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, ये ऑब्वियसली बात है कि जाहिर सी बात है, आपने बोल दिया संतुलित, अब आप बोल रहे हैं असंतुलित, तो असंतुलित क्या होगा, जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ देखो, ये जो एग्जांपल लिखा है H2 + O2 = H2O, यहाँ क्या है, यहाँ H के तो 2 परमाणु हैं, इधर भी 2 हैं, संतुलित तो है, कहाँ संतुलित है, आगे तो जाइए O2, O के कितने हैं 2 परमाणु, लेकिन यहाँ कितना है 1, कितना है 1, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। संतुलित हमने क्या बात की थी, संतुलित में कहा था कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यही बात की थी हमने। भाई अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है तो वो तो मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, यही बात की थी। यहाँ देखो नहीं था तो मैंने किया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं है भैया, H के तो बराबर है लेकिन O के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या कह दूंगा इसको, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा, असंतुलित रासायनिक समीकरण, या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण। अब आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, इसको कंकाल रासायनिक समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होगा क्या, होगा क्या भैया, सीधी सी डेफिनेशन है, आसान सी लिख दो, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे भैया यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 कैसे, यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 कैसे,
तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी, यहाँ दो होते हैं, यहाँ एक देखने को मिलेगा आपको, यहाँ दो भी हो सकते हैं। पानी एक ही बेचारा बन रहा है तो एक ही हमने बना दिया है। यहाँ दो है, यहाँ हम पूरा काउंट करते हैं, जितने भी हमारे परमाणु होते हैं अभिकारक में उन सभी को काउंट करेंगे, जितने भी उत्पाद में बनते हैं उन सभी को काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ मेरे H तो बराबर थे लेकिन O के बराबर नहीं थे, तो मैंने क्या कह दिया इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो वही तो होता है जिसमें बराबर नहीं होते। क्या बराबर नहीं होते? अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, तो उसको क्या बोलता हूं मैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। और कंकाल रासायनिक समीकरण में उसको बोलता हूं। तो मुझे ये बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? भाई आना तो चाहिए क्योंकि मेहनत मैंने बहुत की आपके लिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो है वो 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे संतुलित किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, ये एग्जांपल दिया था H2 + O2 बराबर 2H2O। तो आप सोच रहे होंगे 2 कैसे आ गया? तो वो हम यहाँ सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस तरीके से संतुलित किया जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने सीख तो लिया होगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना, या आपने कहीं भी किताब में पढ़ा होगा, आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा। अब मुझे ये बताइए कि इसको संतुलित क्यों करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? इस क्यों का आंसर आपकी किताब भी पूछती है। किताब भी पूछती है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इस पर। पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। भाई करते क्यों ऐसा? मुझे कौन सी जरूरी चीज आ गई कि मैं उसको असंतुलित नहीं छोड़ सकता? मैं उसको असंतुलित क्यों नहीं छोड़ सकता? क्यों करना होता है मुझे वो संतुलित? ये बताइए पहले, क्यों करते हैं भाई ऐसा? तो यहाँ आ जाइए इसका आंसर जानने के लिए। इधर देखिए अभी आप बस क्या होता है, द्रव्यमान एक होता है मेरे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अरे बहुत सारे ऐसे नियम आपने पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। उसमें से एक आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये कहता क्या है? ये कहता है कि जो द्रव्यमान है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता। उत्पन्न का क्या मतलब होता है? उत्पन्न का मतलब होता है बनाना। ना तो उसको बनाया जा सकता है, यानी ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उसको आप नष्ट कर सकते हो। कैसे? एग्जांपल दो भाई। ये है, मान लो इसमें 4 ग्राम वजन है, 10 ग्राम 50 ग्राम जितना भी हो, मैंने मान लिया 100 ग्राम वजन है इसमें। तो इसको मैं जलाऊंगा ना, तब भी इसमें 100 ग्राम रहेगा। अब आप कहेंगे ये कौन सी बेवकूफपंती वाली बात कर रहे हो आप? भाई ये तो बड़ा बेवकूफ आदमी हमें जो पढ़ा रहा है कि इसके जलने के बाद 100 ग्राम कैसे रह जाएगा। वही तो ये बताता है। अब कहां चला गया? आपने कहा आप तो सिर्फ रात का नापेंगे, नहीं जी, जो हवा में उड़ गया वो भी तो वजन ही था, धुएं में भी तो वजन था, पेपर में भी तो वजन था। तो वो पूरा कैलकुलेट करके बैठेगा 100 ग्राम ही। केमिकल रिएक्शन हुई थी, बिल्कुल हुई थी। तो क्या कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो आप उसको बना सकते हो कहीं से, और ना ही इसको आप नष्ट कर सकते हो। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान को आप बना सकते हो, ना ही उसको आप नष्ट कर सकते हो। वो 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा, 1 किलो है तो वो 1 किलो ही रहेगा, 1 ग्राम है तो वो 1 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, अब द्रव्यमान को ना तो आप नष्ट कर सकते हो, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हो। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऐसा होता है। हम क्या करेंगे? हमें संतुलित करना क्यों आवश्यक है भाई? संतुलित करना क्यों आवश्यक है उसका अब देखिए। यहाँ मैं लिख नहीं रहा, पूरा जो है क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको करके लाना है इसको क्यों किया जाता है। मैं बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। वो रीजन जो मैं बताऊंगा, मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख रहा रीजन, जो भी रीजन मैं बताऊंगा आपको वो आपको लिख के अपनी कॉपी में लिखना है सिर्फ, और लिख के मुझे जो है वो कमेंट में देना है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब देखिए यहाँ H2 मान लेता हूं,
क्योंकि जो है परमाणु क्रमांक पर जो है वो निर्भर करता है। परमाणु क्रमांक होता है एक हमारा परमाणु भार होता है, तो ये जो है वो परमाणु जितने भी परमाणु होते हैं उन पर निर्भर करता है परमाणु भार। तो मैं मान लेता हूँ, मानने के लिए सिर्फ मैं मान लेता हूँ इसमें 2 परमाणु हैं इसके, तो मान लेता हूँ इसमें 2 ग्राम वजन है। कितना है? 2 ग्राम वजन है, मान लेता हूँ मैं। और यहाँ भी है मेरे, तो इसमें 2 ग्राम वजन है, ठीक है। कितना है? 2 ग्राम ये, 2 ग्राम ये, कितना हुआ? 2 ग्राम इसका और प्लस 1 है ये, कितना होगा? 1 ग्राम। देखो तो यहाँ 2 ग्राम H का 2 ग्राम है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख दूंगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा। ये H2 प्लस O2 बराबर H2O, H2O। अब मुझे ये बताइए, मान लेता हूं मैं इसमें जो है वो 2 ग्राम वजन है, क्योंकि 2 परमाणु है, और जो भार होता है वो जो परमाणु होते हैं उन पर डिपेंड करता है, जितना भी भार होता है, ठीक है। जो भी हमारी रिएक्शन होती है उसमें जितने भी परमाणु होते हैं हमारे अभिकारक के, तो वो भार उन्हीं पर डिपेंड करता है। भार यानी वजन यानी द्रव्यमान, समझ में आ गया? द्रव्यमान। इसमें कितना है? 2 ग्राम वजन है। यहाँ कितना है? 2 है, 2 ग्राम है ऑब्वियसली। यहाँ कितना है? 1 है, 1 ग्राम वजन है भैया, कितना है? तो ये बताओ मुझे, क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है? क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है? हमने कहा था कि जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अब हम पढ़ रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसको संतुलित करना। तो यहाँ देखो उसका आंसर हम यहाँ से मिलेगा आपको। ये 4 ग्राम और ये 3 ग्राम, ये 4 ग्राम और ये 3 ग्राम। भैया बहुत बड़ा गुना हो गया। क्या? बहुत बड़ा गुना हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भैया। क्यों नहीं हो सकता? आप कहोगे हम तो कर देंगे भैया। यहाँ देखो ये क्या लिख रहा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बहुत बड़ा गुना कर दोगे ऐसा करोगे तो? ऐसा नहीं करते, ऐसा करोगे तो गुना कर रहे हो बहुत बड़ा। ये क्या कह रहा है? द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। मुझे ये बताओ, पहले तो मेरा द्रव्यमान 4 ग्राम था, हम कह रहे हैं कि ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको क्या उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब मुझे बताओ, मेरा इस रासायनिक अभिक्रिया में 1 ग्राम द्रव्यमान कहाँ चला गया? मैंने तो मना किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। तो यहाँ तो 1 ग्राम नष्ट हो गया। क्या? 1 ग्राम नष्ट हो गया। भैया ये गुना कैसे हुआ हमसे? नाम क्या नाम नहीं होना चाहिए, ये गुना नहीं होना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो ऐसा नहीं कर सकते भाई। फेल हो जाएगा तो ऐसा तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते तो क्या करना है? करना क्या है? करना कुछ नहीं है। इसको संतुलित कर दो, इसको संतुलित कर दो। तो ये आपका क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल नहीं होगा। क्या नहीं करेगा? फेल नहीं होगा। क्या करो? रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दो, बस। आ गया ना आंसर कि क्यों करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम भैया फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। समझ में आई बात? मैंने बताया कि ये तो 4 ग्राम है यहाँ और यहाँ तो 3 ग्राम। भैया 1 ग्राम कहाँ चला गया? ये नियम फेल हो जाएगा। नियम बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो नहीं सकता, नहीं हो सकता तो फिर क्या करें भैया? क्या करो? रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दो। तो अब मेरी सिंपल भाषा में जाने की रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है समझ में आपको आ गया होगा। क्योंकि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। यदि ऐसा होगा कैसा कि अभिकारक में द्रव्यमान ज्यादा होगा और उत्पाद में द्रव्यमान कम होगा, तो ये क्या होगा? अभिकारक में द्रव्यमान ज्यादा होगा और उत्पाद में द्रव्यमान कम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। इससे क्या होगा? इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा और ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है भैया। बहुत बड़ा गुनाह हो जाए और ये ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब आप कहेंगे संतुलित करके दिखाओ भैया।
तो बराबर करके दिखाओ भाई साहब सर जी। तो देखो अभी करके दिखा रहे हैं। संतुलित में हमने क्या एग्जांपल लिखा था, यहाँ 2 लगा दिया था 2। तो यहाँ देखो 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 4 ग्राम, ये कितना हो गया 2 ग्राम। इधर देखो ये 2 2 जा 4 ग्राम, तो ये प्लस 2 2 जा 2 बन जा 2 ग्राम, कितना आ गया 6 ग्राम और 6 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल ना हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल ना हो, इसलिए हम जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को जो है वीडियो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर क्लियर ना हो तो आप लोग मुझसे जो है वो दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आपको आंसर दिया जाएगा। और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक का बटन दबाए बिना नहीं जाएं। ठीक है, सब कुछ करना है क्योंकि वीडियो समझ में आई है। और अगर वीडियो आगे चाहिए लेक्चर नंबर 6 7 8 तो आपको जो है वो वीडियोस को लाइक करना होगा, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जितने भी बच्चे देखेंगे उनका फायदा होगा। और 90% में गारंटी देता हूँ 90% से कम आपकी नहीं आएगी। तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं मैं इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।